हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ अवस्थी आप सभी के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इस विषय के सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पैदा करेगा, साथ में उनके इस टॉपिक से रिलेटेड विजन को क्लियर करेगा। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे आपका रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपका आरएस एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम्स है, पटवार एग्ज़ाम्स है, आपका विभिन्न प्रकार के पुलिस विभाग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नया टॉपिक चुना है जो कक्षा 12 के इतिहास विषय के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान का एकीकरण 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया, भारत स्वाधीनता अधिनियम। भारत स्वाधीनता अधिनियम कह सकते हैं या भारत स्वतंत्रता अधिनियम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत एक धारा थी, एक प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों को स्वायत्तता का या संप्रभुता का हस्तांतरण किया गया। यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि रियासतों को स्वाधीनता हस्तांतरण करने का या संप्रभुता हस्तांतरण करने का क्या तात्पर्य था। यानी 3 ऑप्शन थे देशी रियासतों के पास। वो भारत में शामिल हो सकती थी, या दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, या तीसरा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। इस तीनों ऑप्शनों को देखने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि चूंकि अधिकतर जो राजा महाराजा थे वो भारत पाकिस्तान में शामिल न होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय 565 देशी रियासतें थी लगभग। ऐसे में अगर अधिकतर रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि ब्रिटिश जो सरकार की मंशा थी वो भारत को केवल 2 टुकड़ों में तोड़ने की नहीं थी, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने की थी। तो एक बड़ी विध्वंसकारी योजना इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ला चुकी थी। 565 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय अपने आप में एक बहुत दुष्कर कार्य था। अतः यह देशी रियासतों के एकीकरण के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन एक रियासत विभाग का गठन किया। चूंकि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य यह भी इन्हीं के अधीन होना था। इनके इस कार्य में सहयोगी थे बीपी मेनन, जो इनके सचिव थे। बीपी मेनन व्यक्तिगत रूप से वल्लभ भाई पटेल का अत्यधिक सम्मान करते थे और उनकी अखंड भारत की अवधारणा से भी सहमत थे। चूंकि इन 565 रियासतों को भारत में शामिल करना विभिन्न प्रकार के कूटनीतिक तरीकों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की समझाइश के कारण और वर्तमान भारत का निर्माण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि लौह पुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी दृढ़ मानसिकता थी कि मुझे यह कार्य संपन्न करना ही है। देखिए, ऐसे समय में जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के सामने यह 3 ऑप्शन रख दिए थे कि आप भारत में शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो, ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा भी एक निर्णय लिया गया कि केवल वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए 2 कंडीशन भारत सरकार ने अप्लाई कर दी थी सभी रियासतों के लिए। या तो उन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से प्लस हो, अधिक हो। दूसरी जो कंडीशन लगाई थी कि उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो। इन दोनों कंडीशनों में अगर पूरा करना उस रियासत के लिए आवश्यक था जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती हो। इस आधार पर राजस्थान में उस समय केवल 4 ही ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के इस जो भारत सरकार का पैरामीटर था उसको पूरा करती थी। कौन कौन सी थी वो? जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर और चौथा आपका उदयपुर। देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय यह कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि कितनी रियासतें थी। ये आपको ध्यान में रखना है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है यह क्वेश्चन। संख्या इसकी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 एजीजी राज्य था। 19 रियासतें, यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ठिकाने संख्या कम है तो याद रह जाती है। 1 एजीजी राज्य था तो भी याद रह जाती है। 19 रियासतों का तात्पर्य यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में मिलता है हमें 18, 19, 20, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये संख्याएं सभी जगह सेम मिलेंगी। 3 ठिकाने, इसको आपको एक ट्रिक से ध्यान रखना होगा कि सीता माँ ने कुश से क्या कहा था? नीम लाने के लिए कहा था। तो कुश का मतलब कुशलगढ़, नीम का मतलब है नीमराणा और ला का मतलब है लावा। अभी मैंने यही बताया था, कुश, नीम, ला। तो सीता माँ ने किसके लिए कहा था? कुश से नीम लाने के लिए। तो आपको तीनों ठिकाने आसानी से याद रहेंगे। एजीजे राज्य का मतलब क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल। हिंदी में कहेंगे गवर्नर जनरल द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा शासित राज्य, शासित राज्य। यह उस समय एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अगला जो प्रश्न आता है यहाँ से राजस्थान के एकीकरण से,
वो आता है कि कितने चरणों में कंप्लीट हुआ राजस्थान का एकीकरण। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, पहले भी पूछा जा चुका है कि कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ। तो हम जैसा देख रहे हैं, पहला जो हमारा चरण है मत्स्य संघ का निर्माण 1948 में हुआ, और अंतिम जो चरण है उसका एकीकरण कंप्लीट हुआ 1956 में। तो जो एकीकरण में कंप्लीट हुआ उसका कार्यकाल है 1948 से 1956। अब देखिए यहाँ पे सामान्यतः एक गलती हो जाती है बच्चों से कि 1948 से 1956 सामान्यतः 8 वर्ष बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है 1948, 1949, 1950, यानी 1950 तक 3 वर्ष और आगे 6 वर्ष, यानी टोटल 9 वर्षों में यह एकीकरण कंप्लीट होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार वर्ष आ जाते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में कितने वर्ष लगे, 9 वर्ष। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि वो 7 चरण कौन कौन से हैं। हम पहले नाम याद करें, उससे पहले मैं इसकी तिथि याद करवा देता हूँ, जिससे कि फिर नाम को एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम इसका आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि प्रथम 3 चरण वर्ष 1948 में कंप्लीट हुए। तो पहले जो 3 चरण हैं उनकी जो तिथि है वो 1948 में है। पहली है 18 मार्च। कितनी है? 18 मार्च। दूसरी तिथि, अब इस पहली तिथि को हम आधार मान लें, दूसरी तिथि इससे 7 दिन बाद है। 7 दिन बाद है। कौन सी है? 25 मार्च। इसके बाद तीसरी जो तिथि है वो 18 मार्च से 1 माह बाद है। 1 माह बाद यानी 18 अप्रैल। आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले 3 चरणों की तिथि आपको याद हो गई। 1948 में है पहले 3 चरण। पहली तिथि को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 18 मार्च 1948, मत्स्य संघ का निर्माण। इसके 7 दिन बाद दूसरे राजस्थान संघ का निर्माण, यानी संघ है, संघ में दूसरा है राजस्थान संघ का। तो राजस्थान संघ का निर्माण हुआ 25 मार्च को, 7 दिन बाद 18 मार्च के। और जो तीसरा चरण है वो है संयुक्त राजस्थान। यह 18 मार्च के 1 माह बाद यानी 18 अप्रैल को कंप्लीट हुआ। अब देखिए 1949, जो चौथे और 5वां चरण है वो वर्ष 1949 में कंप्लीट हुआ। 1949 में जो तिथि है वो 30 मार्च। इस समय राजस्थान काफ़ी कुछ अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हो चुका था, इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आपको आना चाहिए कि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को प्रतिवर्ष। और इस 30 मार्च से लगभग 45 दिन बाद यानी 15 मई को 5वां चरण कंप्लीट हुआ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। बाकी की अंतिम 6ठे चरण की जो तिथि है और 7वें चरण की जो तिथि है वो आपको वैसे ही याद रखनी है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ उस समय 6ठा चरण कंप्लीट हुआ। और 7वां जो चरण है, जो अंतिम चरण है, उसकी तिथि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें ध्यान रखना विशेष रूप से। ये आरपीएससी में कई बार पूछी जा चुकी है। अंतिम चरण की तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ, कब पूर्ण हुआ, पूर्णता को कब प्राप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को यह कंप्लीट हुआ। तो आपको सबसे पहले तिथियां याद हो गई। प्रथम 3 चरण में 1948 में कंप्लीट हुए,
18 मार्च, 7 दिन बाद 25 मार्च और 18 मार्च के एक माह बाद तीसरा चरण कंप्लीट हुआ 18 अप्रैल को। चौथा और पांचवा चरण 1949 में कंप्लीट हुआ, जिसमें पहला चरण 29 मार्च 1949 को, जो बृहद राजस्थान है। इसीलिए इस दिन को 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद जो पांचवा चरण है वो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का, वो 15 मई 1949 को कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो छठा चरण लेते हैं वो उसकी तिथि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, और अंतिम तिथि 1 नवंबर 1956 को। तो तिथियां हमें याद हो गई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण जैसा अभी मैंने बताया 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। पहले चरण की बात करते हैं, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में देखिए आप, पहली चीज तो यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि इस जो प्रथम चरण है इसमें जिस क्षेत्र को शामिल किया गया वह वो क्षेत्र था जो कभी 16 महाजनपद में आने वाले महाभारत कालीन, कह सकते हैं हम, मत्स्य क्षेत्र का, मत्स्य महाजनपद का भाग रहा था। कौन कौन से इसमें रियासतें शामिल थी? भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर। 4 रियासतें शामिल थी और इसमें एक आपका ठिकाना शामिल था। कौन सा ठिकाना शामिल था? नीमराणा। देखिए, इस जो संघ की राजधानी बनाई, अच्छा पहले इससे मैं यहाँ एक बार ये भी आपको मेंशन कर देता हूँ कि इस संघ का नाम मत्स्य संघ श्री के.एम. मुंशी की सिफारिश पे रखा गया। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। उन्होंने कहा था कि यह महाभारत कालीन या 16 महाजनपद कालीन मत्स्य जनपद से संबंधित है, अतः यह क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ रखना ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए, इसकी जो राजधानी थी वो बनाया गया अलवर को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उस समय मुख्यमंत्री पद नहीं था, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। और यहाँ के जो राज प्रमुख बनाया गया वो धौलपुर नरेश को बनाया गया राज प्रमुख मत्स्य संघ का। वो थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को, जो धौलपुर नरेश थे, उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पे आता है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता उस समय के तात्कालिक तात्कालिक केंद्रीय मंत्री थे एन.वी. गॉडगिल। कौन थे उद्घाटनकर्ता? एन.वी. गॉडगिल। से रिलेटेड यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप याद रखना है कि प्रथम चरण के अंतर्गत इसका गठन हुआ कंप्लीट 18 मार्च 1948 को। इसका नाम के.एम. मुंशी साहब की सिफारिश पर रखा गया। इसमें 4 रियासतें शामिल थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, और इसमें एक ठिकाना शामिल था नीमराणा। इसके जो राजधानी थी वो थी अलवर। इसमें जो प्रधानमंत्री थे इस मत्स्य संघ के वो थे शोभाराम कुमावत, एवं इसके राज प्रमुख थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह, और उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गॉडगिल। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में देखिए, मत्स्य संघ में मत्स्य हटा दीजिए और राजस्थान जोड़ दीजिए तो दूसरा चरण का नाम कंप्लीट होता है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तिथि में अगर 7 दिन जोड़ देंगे, हम 7 डेज और ऐड कर देंगे पहले चरण की तिथि में 18 मार्च में, तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन हुआ। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें जो टोटल शामिल थे वो 9+1 यानी 9 रियासतें शामिल थी और एक ठिकाना शामिल था। देखिए ठिकाना कौन सा शामिल था, कुशलगढ़, और बाकी की ये 9 रियासतें हैं। मैंने उसी क्रम में जमाया जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन 3 जो रियासतों का एक पेयर आप बना लीजिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़। दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 2 का ये पेयर। इसके अलावा टोंक और शाहपुरा, ये दोनों आसपास हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, तो टोंक और शाहपुरा का एक पेयर बना लीजिए। और अंत में 2 रियासतें और एक आपका ठिकाना, इन तीनों के पीछे गढ़ लगा हुआ है, तो एक साथ ही आप याद कर लीजिए आसानी से, किशनगढ़, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़, 3 ऐसे रियासतें और ठिकाने जिनके पीछे गढ़ लगा हुआ है, तो उनका तीनों का एक पेयर हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपके 9+1 यानी 10 हो जाएंगे। 3 कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़। इस तरीके से पहले तो ये समझ में आया कि इसमें कौन कौन से रियासतें और ठिकाने शामिल थे। दूसरी बात हम करते हैं कि इस जो राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया कोटा को, क्योंकि इन सभी रियासतों में और ठिकानों में जो शामिल किए गए थे राजस्थान संघ में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रियासत जो शामिल की गई थी वो कोटा ही थी, इसलिए कोटा को राजधानी भी बनाया गया। और कोटा के जो राज प्रमुख थे या महाराज थे भीम सिंह को राज प्रमुख का भी दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको कहानी पे लेके चलता हूँ। चूँकि बूंदी जो घराना था वो कोटा घराने से अधिक प्राचीन है और इसकी वंश परंपरा भी गौरवान्वित वाली है, अतः जो बूंदी के नरेश थे, महाराज थे बहादुर सिंह, उन्होंने इस संघ में मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह को शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा। और चूंकि भारत सरकार भी उदयपुर को या मेवाड़ को इस संघ में शामिल करना चाहती थी, भारत सरकार भी उदयपुर के महाराज पर दबाव डाल रही थी, मेवाड़ के महाराज भूपाल सिंह पे, कि वो भी राजस्थान संघ में शामिल हो जाए। क्योंकि जब हम राजस्थान को देखते हैं इस टाइप से तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे तो आपका मत संघ का निर्माण हो चुका था, ये वाला। बाकी का जो अब जिसमें ये राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा था उसमें ये वाला क्षेत्र शामिल किया जा रहा था जिसमें केवल ये मेवाड़ वाला क्षेत्र ही अभी बचा हुआ था, जिसको हम इससे इंडिकेट करते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये मेवाड़ रियासत थी जो बची हुई थी, बाकी का ये वाला पूरा क्षेत्र राजस्थान संघ में शामिल हो चुका था। क्योंकि बहादुर सिंह मानते थे कि कोटा के जो शासक हैं उनकी वंश परंपरा उनसे नवीन है, बूंदी की वंश परंपरा अधिक प्राचीन है, अतः वो राज प्रमुख के रूप में भीम सिंह को नहीं देखना चाहते थे। लेकिन चूंकि मेवाड़ के महाराज भूपाल सिंह ने और वहाँ के जो दीवान थे, दोनों ने ही इस चीज़ को या इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका मेन रूप से मानना था, रामामूर्ति और भूपाल सिंह का, कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो उनकी जो मंशा थी वो उदयपुर का या मेवाड़ का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की थी। मजबूरन बहादुर सिंह को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा कि भीम सिंह को राज प्रमुख माना जाए। ऐसी स्थिति में बूंदी के नरेश और डूंगरपुर महाराज को, इन दोनों को
उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया है। इन दोनों को उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। कोटा को राजधानी माना गया। इसमें एक ठिकाना शामिल था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों के उद्घाटनकर्ता शुरुआती चरण के जहां राजस्थान संघ और मत संघ है उसके कौन है, एन.वी. गॉडगिल। शुरुआती दोनों चरणों के उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री एन.वी. गॉडगिल थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपन देखें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा। कौन है, गोकुल लाल आसावा यहाँ के प्रधानमंत्री थे। देखिए संक्षिप्त में एक बार दोबारा इसका हम देखें। राजस्थान संघ 9+1, 9 रियासतें एक ठिकाना। 9 रियासतों में कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 का एक पेयर, डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक पेयर, टोंक और शाहपुरा का एक पेयर, और किशनगढ़ प्रतापगढ़ के साथ एक जो ठिकाना शामिल है कुशलगढ़, इन तीनों का एक पेयर। टोटल मिला के 10 हो गए। राजधानी बनाई गई कोटा को। महाराज का, राज प्रमुख का जो दर्जा दिया गया, कोटा महाराज भीम सिंह को दिया गया। बूंदी के महाराज और डूंगरपुर महाराज को उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। साथ में इसमें जो इसके प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल आसावा हैं और उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल हैं। इस राजस्थान संघ के एकीकरण के पश्चात हम चलते हैं संयुक्त राजस्थान में। इसका नाम संयुक्त राजस्थान क्यों पड़ा, क्योंकि राजस्थान संघ में उदयपुर या मेवाड़ की रियासत शामिल हो गई। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारत सरकार भी चाह रही थी कि उदयपुर या मेवाड़ की जो प्राचीन रियासत है वो इस राजस्थान या रियासतों के एकीकरण में शामिल हो, लेकिन उदयपुर के या मेवाड़ के महाराज भूपाल सिंह और वहाँ के दीवान रामामूर्ति मेवाड़ का स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। जब यह चीज़ लोगों के सामने आई, खासकर मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भी उस समय चल रहा था, तो वहाँ के जो नेता थे माणिकलाल वर्मा, उन्होंने इस बात का बहुत व्यापक विरोध किया और अन्य सभी नेताओं ने भी विरोध किया। तो उस विरोध को देखते हुए मेवाड़ के महाराज और जो दीवान थे राममूर्ति, उन्होंने भारत संघ के पास एक प्रस्ताव रखा कि हम इसमें शामिल तो हो सकते हैं राजस्थान संघ में, लेकिन हमारी 3 मांगें हैं। उन्होंने 3 मांगें रखी। अब ये 3 मांगें कौन सी थी आप ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मेवाड़ जो महाराजा हैं उनको आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। पहली जो डिमांड थी वो क्या थी, मेवाड़ महाराजा को आजीवन राज प्रमुख माना जाए। दूसरी जो डिमांड थी वो थी उदयपुर को राजधानी माना जाए। और तीसरी जो डिमांड थी वो थी कि प्रीवी पर्स 20 लाख कर दिया जाए। अब यहाँ पे प्रीवी पर्स को समझना है। प्रीवी पर्स कहीं ना कहीं जितने भी देसी राजा महाराजा थे उनको भारत संघ में शामिल होने के बदले एक पेंशन या एक आर्थिक रूप से उनको पेंशन निर्धारित की गई, एक विशेष अधिकार दिया गया जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। वो सभी का 10 लाख निर्धारित किया था भारत सरकार ने, लेकिन मेवाड़ के महाराजा ने ये मांग की कि हमें 20 लाख दिया जाए, क्योंकि मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा थी, प्राचीन इतिहास बहुत प्रशंसनीय था। इसलिए ये 3 मांगें मेवाड़ के महाराजा द्वारा रखी गई। इसके प्रति उत्तर में भारत सरकार ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन तीनों मांगों को मान लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा संशोधन किया गया। पहली बात, भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख मान लिया गया, लेकिन यह भूपाल सिंह की मृत्यु तक ही
इस प्रस्ताव को माना गया कि उदयपुर के जो महाराज हैं उनको आजीवन, यानी इनकी मृत्यु के पश्चात यह आजीवन राज प्रमुख का पद समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, उदयपुर को राजधानी मान लिया गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रीवी पर्स को लेके एक समस्या पैदा हुई कि उस समय मैंने आपको बताया था 565 देसी रियासतें थी। अब 565, एक रियासत के प्रीवी पर्स की राशि 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख करने का तात्पर्य था कि 565 रियासतों की प्रीवी पर्स को बढ़ाना। और चूंकि उस समय भारत का विभाजन हुआ था और विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारे लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उनके रहने करने का इंतजाम करना था, दूसरा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी थी, और एक बहुत बड़ा अन्न उत्पादक क्षेत्र गेहूं और चावल का विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में चला गया था। तो आर्थिक बोझ पहले से ही भारत के पास बहुत था। अगर ये प्रीवी पर्स 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाता तो भारत सरकार पे बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता। इसलिए भारत सरकार ने इसको दूसरे तरीके से डील किया। प्रीवी पर्स तो 10 लाख ही रखा गया, लेकिन 5 लाख धार्मिक अनुदान के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, अनुष्ठान के लिए 5 लाख, और अनुदान के लिए, अनुदान का मतलब एक दान दक्षिणा राजा महाराजाओं की परंपरा थी, इसलिए उसके लिए भी 5 लाख रुपये निर्धारित कर दिए गए। तो 20 लाख की जो बात थी वो भी पूरी हो गई और भारत सरकार पे दबाव भी नहीं पड़ा। यह रणनीतिक कौशल था जो उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का देखने को मिलता है। उन्होंने इस चीज़ के लिए तैयार किया उदयपुर महाराज को कि अगर हम आपकी ये तीनों बातें मान लें तो आपको राजस्थान संघ में शामिल होना होगा, और इन तीनों शर्तों के मानने के पश्चात उदयपुर के महाराज भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पे अब हमें ध्यान देना होगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण चरण था राजस्थान के एकीकरण में, इसलिए इसके उद्घाटन के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू पहुँचे और इस जो तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। इसकी तिथि मैंने जैसा आपको बताई थी 18 मार्च से एक माह बाद, यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन कंप्लीट हुआ। इसकी राजधानी उदयपुर को माना गया, जो इस प्रस्ताव के अंतर्गत थी। तीसरी बात, इस जो राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे वो बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा। देखिए, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलते हैं। जो चौथा चरण है वो है बृहद राजस्थान। क्योंकि इस समय मेवाड़ शामिल हो चुका था और राजधानी उसकी उदयपुर को मान लिया गया था, यहाँ पे राज प्रमुख महाराजा जो मेवाड़ के थे भूपाल सिंह, उनको मान लिया गया था। यहाँ पे कोटा के नरेश को, जो भीम सिंह थे, उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख माना गया और बूंदी और डूंगरपुर के महाराज को संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत कनिष्ठ उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। इसके पश्चात जैसे ही संयुक्त राजस्थान का जो खाका कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब इसमें ये सारे के सारे राज्य शामिल हो चुके थे। देखिए, अब राजस्थान सरकार, भारत सरकार द्वारा
राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना शामिल था। वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के लगातार वार्तालाप के पश्चात जयपुर महाराज को इसके लिए तैयार किया जा रहा था कि वो भी इस चरण में शामिल हो। जयपुर महाराज ने भी उदयपुर महाराज की तरह ही कुछ अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे भी आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, राज प्रमुख माना जाए, और दूसरा जयपुर को राजधानी बनाया जाए, जयपुर को राजधानी बनाया जाए। अब ये बड़ी समस्या हो गई कि जब पहले ही उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख का वादा कर चुके हैं, तो फिर जयपुर महाराज को आजीवन राज प्रमुख कैसे बनाया जाए। और दूसरी बात, उनके साथ भी यही एक प्रकार से वादा किया था कि उदयपुर को राजधानी बनाई जाएगी, तो अब जयपुर को राजधानी कैसे बनाई जाए। ये एक बड़ी दुविधा भारत सरकार के सामने आ गई थी। ऐसे समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह से बातचीत करके उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि हम जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को राजस्थान में शामिल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्योंकि इस समय राजस्थान का आकार बृहद होने वाला था, इसीलिए इस चरण का नाम भी बृहद राजस्थान पड़ा। उन्होंने भूपाल सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम आपको महाराज प्रमुख का दर्जा देना चाहते हैं। अब भूपाल सिंह को जो उदयपुर के महाराज थे, उनको महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ साथ जयपुर के नरेश को इस चीज़ के लिए भी बाध्य किया गया कि अगर उनकी ये दोनों बातें मान ली जाएंगी तो वो अपनी बातों से फिर नहीं पलटेंगे और राजस्थान संघ में शामिल हो जाएंगे। भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। भूपाल सिंह इस चीज़ के लिए तैयार हो गए क्योंकि जयपुर और उदयपुर या मेवाड़ घराने में सदैव से ही अपनी प्रमुखता स्थापित करने के लिए संघर्ष चलता रहा था, प्राचीन काल से भी। दोनों ही अपने आप को, अपने घराने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। तो चूंकि जयपुर के महाराज को इस चीज़ के लिए पहले से ही कह चुके थे कि आपकी ये दोनों बातें मांगने के पश्चात आप पीछे नहीं हटोगे और आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, भूपाल सिंह को भारत सरकार द्वारा महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया और उनसे एक चीज़ कही गई कि जयपुर नरेश जो सवाई मानसिंह द्वितीय थे, उनको आजीवन राज प्रमुख का दर्जा दिया गया है, आपको महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया है आजीवन। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ के लिए और तैयार होना पड़ेगा कि आप उदयपुर को राजधानी बनाने की जिद छोड़कर जयपुर को राजधानी मान लेंगे। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेवाड़ जो घराने की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही थी, अतः भूपाल सिंह इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गए। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो यह जयपुर घराने की संयुक्त राजस्थान में शामिल होने की बात को जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के पास पहुंचा दिया गया तार द्वारा, और इस एकीकरण में लावा नाम का एक ठिकाना और शामिल किया गया। देखिए, राजधानी बनाया गया जयपुर को, ठिकाना जो शामिल था इसमें लावा। भूपाल सिंह जो उदयपुर के शासक थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। जयपुर के महाराज थे सवाई मानसिंह द्वितीय, उनको राज प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा जोधपुर और कोटा के महाराज को वरिष्ठ उपराज प्रमुख माना गया। जोधपुर और कोटा के जो शासक थे भीम सिंह, उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख माना गया।
और बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। यहाँ पे चूँकि यह चरण बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए, और चूँकि अधिकतर पूरे राजस्थान को इस चरण में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि लगभग ये पूरा क्षेत्र अब राजस्थान में शामिल हो चुका था। इसमें थोड़ा सा बीच में बचा हुआ था और एक इस जगह बचा हुआ था, ये दो क्षेत्र बचे हुए थे। बाकी का अधिकतर राजस्थान शामिल हो चुका था। ये दो क्षेत्र बचे हुए थे, एक तो बीचों बीच में और एक इधर। देखिए ये महत्वपूर्ण चरण था, इसलिए सरदार पटेल स्वयं इस चरण के उद्घाटन के लिए आए थे। तो इस जो बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था वो स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री इस चरण में बनाया गया। इसके अलावा इस दौरान कुछ बड़े नगरों को, और इसमें महत्वपूर्ण इसी दौरान पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जोधपुर में आपका हाई कोर्ट स्थापित किया गया। हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, विभाग की स्थापना की गई। आपका खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर में की गई और कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर के अंतर्गत की गई। तो यह कुछ जो स्थान थे इनको महत्व देने के लिए ये बात रखी गई। इसके बाद हम बात करेंगे अगले चरण की, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। अब चूंकि अधिकतर राजस्थान के अंतर्गत सभी क्षेत्र शामिल हो चुके थे, अब केवल 3 क्षेत्र बचे हुए थे पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। इसमें एक क्षेत्र यहाँ पे बचा हुआ था, एक क्षेत्र बीच में बचा हुआ था और एक ये है मत्स्य जनपद वाला शामिल नहीं हो पाया था। बाकी के और इस संपूर्ण राजस्थान में शामिल एकीकरण में अधिकतर क्षेत्र शामिल हो चुके थे, केवल ये क्षेत्र 3 बचे हुए थे। अब देखिए, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इसके लिए एक समिति बनाई गई, क्योंकि उस समय तात्कालिक परिस्थितियां समिति की सिफारिश पर बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया। इससे अब बृहद राजस्थान में तो बृहद से बृहत्तर निर्माण हुआ राजस्थान का, और उसमें संयुक्त हुआ था कौन? मत्स्य संघ। इसलिए इस चरण का नाम संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 1949 में इसकी जो तिथि है वो है 15 मई। हीरालाल शास्त्री ही इसके प्रधानमंत्री रहे। उसमें जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उनको शामिल कर लिया गया। हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा राजधानी भी जयपुर ही रही, जयपुर राजधानी रही। बाकी और सारे प्रावधान वही रहे। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वही है कि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को किसमें शामिल कर लिया गया? बृहद राजस्थान में। कब शामिल किया गया? 15 मई 1949 को, और संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। अंतिम चरण की बात करें, अब यह क्षेत्र भी शामिल हो चुका था। अब केवल 2 क्षेत्र बचे हुए थे जो राजस्थान में शामिल नहीं थे। उनमें एक था सिरोही वाला और एक था अजमेर मेलवाड़ा। देखिए, अधिकतर सारे संघों के शामिल होने के पश्चात चूंकि सिरोही में आबू और दिलवाड़ा
दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे और इनसे बहुत सारा आय राज्य को होती थी। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन वर्तमान गुजरात से संबंधित थे और उस समय गुजरात बम्बई राज्य के अंतर्गत शामिल होता था, तो वहाँ के राजनेताओं द्वारा दबाव बनाने पर यह एक सामान्य उस समय विचारधारा थी, तो सिरोही को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया। इसका राजस्थान में एक व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि सिरोही के एक सर्वमान्य नेता थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के लिए हम कहा जाता है राजस्थान का गांधी इन्हें कहा जाता है, तो इससे आप इसका महत्व समझ सकते हैं। राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसके लिए विशेष रूप से हीरालाल शास्त्री ने स्वयं यह बात कही थी कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का एकीकरण संभव नहीं है, और गोकुल भाई का अर्थ है सिरोही। स्वयं गोकुल भाई भट्ट लंबे समय तक भारत सरकार के सामने इस चीज को लेके प्रदर्शन कर रहे थे कि सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित किया जाए। चूंकि गुजरात के नेताओं का दबाव सरदार वल्लभ भाई पटेल पे था, अतः एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड उस समय स्थिति हो गई थी। इसलिए एक रास्ता निकाला गया कि जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान था हाथल, हाथल सहित सिरोही के भाग को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। हाथल सहित सिरोही के भाग को राजस्थान में शामिल कर दिया गया और आबू और दिलवाड़ा को यह बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया गया। आबू दिलवाड़ा को बम्बई में शामिल करने का और भी व्यापक विरोध हुआ और जन आंदोलन और तीव्र हो गया। यह राजस्थान सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी उस समय, क्योंकि एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा होना आबू दिलवाड़ा के बम्बई प्रांत में शामिल करने के विरोध में, तो यह प्रश्न आखिरकार जो राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया कि आप ये निर्धारित कीजिए कि क्या आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया जाए या बम्बई प्रांत में। अंतिम चरण में बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा, यह एजीजे राज्य था, गवर्नर जनरल द्वारा शासित, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश रखने की आवश्यकता भारत सरकार को महसूस नहीं हुई। अजमेर मेरवाड़ा के जो नेता थे वो इसका अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे अजमेर मेरवाड़ा का, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने का प्रश्न भी राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा गया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की कि अजमेर मेरवाड़ा साथ में आबू दिलवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल किया जाए। और इसके अलावा एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनेल टप्पा, जबकि एक झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र, इसको एमपी में शामिल कर दिया गया। बाकी के ये सभी क्षेत्र राजस्थान में शामिल कर दिए गए। अंतिम चरण में जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ, उसमें अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और सुनेल टप्पा यह क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित कर दिए गए। इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है।
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो रहा था, 26 जनवरी 1950 को ही जाके राजस्थान का नाम, वर्तमान का जो वर्तमान राजस्थान है वह नाम संभव हो पाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान नाम कब दिया गया राजपूताना को, तो क्षेत्र को 26 जनवरी 1950 को, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ। इस तरीके से ये पूरा अपना चरण कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अंतिम चरण में जाके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का नए पद का, राज्यपाल का पद का सृजन किया गया, पद का सृजन किया गया। और प्रथम राज्यपाल के रूप में हमारे सरदार गुरमुख निहाल सिंह, राजस्थान के गुरुमुख सरदार गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। मुझे बताइएगा कि आपको यह पूरा टॉपिक किस तरीके से समझ में आया।